हेलो एवरीवन, मैं हूँ रत्ना कुमारी और आज का जो मेरा वीडियो है वो है हमारा यूपीएससी का जो मेंस पेपर होता है, मेंस एग्जामिनेशन जो होती है उसमें एक ऑप्शनल पेपर आता है जिसमें कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो हम उसमें का जो ऑप्शनल पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी लिटरेचर, जो लोग हिंदी लिटरेचर को एज ए अपना ऑप्शनल पेपर रखते हैं तो उनके लिए ये कोर्स है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग आज उसी को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आप हिंदी लिटरेचर को एज ए ऑप्शनल पेपर लेते हैं तो आपको ऑलरेडी इसके सिलेबस पता होंगे। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, गद्य है, पद्य है, खंड का और खंड ख करके 2 पार्ट इसके हैं सिलेबस के। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो हमारा खंड ख, जो सेकंड पार्ट है, जो लिटरेचर पार्ट है, हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे वीडियोस की सीरीज आएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर। तो आप इस पूरे सीरीज को फॉलो करें। बेहतर होगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको इसके अपडेट्स मिलते रहे। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखना है क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है और उसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से और बहुत जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे सीरीज आएंगे, इसके साथ ही और भी 2-4 सीरीज स्टार्ट होंगी वीडियोस की, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर आएंगे। तो आप उसको देखें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा आज का लेसन है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये इतिहास होता क्या है, आखिर साहित्य का इतिहास कहते किसको। तो देखिए, एक छोटा सा डेफिनेशन है, आदि से अंत तक के देश के निवासियों की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। देखिए, आप में से जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है लेकिन वो अपना ऑप्शनल पेपर हिंदी लिटरेचर को रखना चाहते हैं, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा सेलेक्ट किया है इसको तो उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा और इजी करके बताने वाली हूँ कि देखिए, ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है कि आदि से अंत तक, यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो पूरी लाइन है आदि से अंत तक देश के निवासियों की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, ये बहुत ही भारी भरकम शब्द आपको लग रहा होगा। इसका छोटा सा डेफिनेशन ये है सर कि किसी भी देश के, किसी भी नेशन के, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उनके माइंड सेट को जब रीड आउट करते हैं, उसको जब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो समरी होता है, उनका माइंडसेट कैसे काम कर रहा था अपने लिटरेचर के प्रति, उनका लिटरेचर के प्रति क्या सोच है, क्या समझ है, किस तरह के परंपरा वो फॉलो कर रहे हैं, उनका ट्रेडिशन क्या है एज ए लिटरेचर, ठीक है, इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो जब इन सबको रीड आउट कर जब हम लोग ये दिखाते हैं कि किसी भी देश की जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, और उस कल्चर के प्रति वहाँ के लोगों के, वहाँ रह रहे लोगों के, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उनकी क्या माइंडसेट है, बस इसी चीज़ को कहते हैं हिंदी साहित्य, ठीक है। और जब इसकी हिस्ट्री हम लोग पूरा देखते हैं कि कैसे एकदम स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना, वो देश बना होगा, वहाँ के निवासी जन्मे होंगे, उस टाइम से लेकर अभी तक, जब पूरा टाइम पीरियड हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसको जो कंक्लूड करते हैं तो उसको ही कहते हैं साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको देखने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें बहुत अच्छे से इंडल्ज होकर अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो यकीन मानिए आप इसमें डूब जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी हिंदी के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा सागर है जिसमें अगर आप ऊपर से पार हो गए तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, और अगर आप बहुत गहराई में डूब गए तो ऊपर उबड़ नहीं पाओगे। इसलिए इसमें बेहतर होता है कि एग्जैक्टली उतना ही डीप जाना है जितनी आपकी ज़रूरत हो सर। जितना डीप आप जाएंगे, आपको जो चाहिए वो मिल गया, आप वापस आ जाओ। ज़्यादा अंदर जाओगे तो ये इतना गहरा है कि आप डूबते चले जाओगे, बाहर आने की उम्मीद नज़र नहीं आएगी।
तो चलिए इसी दृष्टि से हम लोग हिंदी साहित्य को देखेंगे, उसका विवेचन करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका एक्सप्लोर करेंगे उसको, ठीक है। तो जब हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कैसे, देखिए किसी भी चीज़ को जानने के लिए कैसे, क्यों और कब, इन 3 चीज़ों का आंसर आपको पता होना चाहिए, है ना। इंग्लिश में भी कहते हैं व्हेन, हाउ एंड व्हाई। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है, 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, उसको अच्छे तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ जब हम लोग हिंदी साहित्य का विवेचन करेंगे, जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हिंदी का इतिहास जब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में तो आपको पता चलेगा कि यह कुछ 1100 वर्षों का इतिहास रहा है इसका, इतना पुराना ये भाषा है। लेकिन क्या यह बिल्कुल न्यू बॉर्न, बिल्कुल ओरिजिनल है सर, ऑथेंटिक भाषा है? तो नहीं, ये ट्रांसफॉर्म्ड लैंग्वेज है, क्योंकि जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत थी, संस्कृत से हमें पाली मिली, पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश फिर ट्रांसफॉर्म होकर हिंदी मिली। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है सर? तो ये हुआ है संस्कृत से, ठीक है। और ये गया कहाँ है? तो ये ट्रांसफॉर्म होते होते एक स्टेज में ट्रांसफॉर्म हुआ तो पाली बना, दूसरे स्टेज में प्राकृत, तीसरे में अपभ्रंश, और अभी जो फाइनल हमें मिला है वो है हिंदी, है ना। तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप देखेंगे तो ये 1100 वर्ष पुराना है, लेकिन हमने इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए अगर देखें तो इसको 3 भाग में विभाजित किया हुआ है, इसको हमने तोड़ा हुआ है 3 भागों में उस टाइम पीरियड में जिसमें कि सेम टाइप का माइंडसेट लोगों का रहा। तो पहला जो कैटेगरी हमने किया है, पहला जो पार्ट है वो है हमारा आदिकाल, जो कि संवत पता है सबको, संवत जो हम लोग सेंचुरी कह रहे हैं, उसमें 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक के काल को हम लोग आदिकाल कहेंगे। दूसरा जो हमारा काल होगा वो होगा संवत 1375 से 1900 तक का। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन को 1375 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के ड्यूरेशन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है सर, और एक साथ इनको नाम दिया है मध्यकाल। और जब मध्यकाल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है तो एक को कहा पूर्व मध्यकाल, जिसको कि भक्ति काल भी कहेंगे, इसका ड्यूरेशन क्या होगा? तो 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा उत्तर मध्यकाल, जिसको कि रीतिकाल कहेंगे, और इसका ड्यूरेशन होगा 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 पार्ट, पहला था आदिकाल 1050 से 1375 तक, दूसरा है मध्यकाल 1375 से 1900 ईस्वी तक, और तीसरा है आधुनिक काल जो कि संवत 1900 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है सर। मध्यकाल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, पहला पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, दूसरा उत्तर मध्यकाल जिसको कि रीतिकाल कहेंगे। भक्ति काल की बात करेंगे तो हम लोग कब से कब तक की बात करेंगे? तो 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। और जब रीतिकाल की बात करेंगे तो 1700 ईस्वी से लेके और 1900 ईस्वी तक जाएंगे। इसके बाद 1900 के बाद 1901 जो होगा ईस्वी, वो कौन सा होगा सर? वो होगा हमारा आधुनिक काल, ठीक है। तो ये बात हुई अब तक उसके डिवीजन की। पहला पार्ट जो है आदिकाल, देखिए आदिकाल की जब हम लोग बात करेंगे तो आदिकाल को हम लोग 2 भाग में सर डिवाइड करेंगे, पहला रासो साहित्य और दूसरा धार्मिक साहित्य। हम लोग ये जो काल डिवाइड कर रहे हैं, जो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, ये सब हम लोग जो देख रहे हैं, है ना, आधुनिक काल, तो इन सब का मतलब है कि हम लोग इसके लिटरेचर को, उस काल के लिटरेचर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उस समय का जो साहित्य है उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ आदिकाल लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आदिकाल साहित्य है। आदिकाल के साहित्य को 2 भाग में डिवाइड किया है, रासो साहित्य और धार्मिक साहित्य। रासो साहित्य की पहले बात कर ले तो देखिए रासो साहित्य में आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सबसे पहला, हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य का जब बात होगा तो वो कौन है सर? पृथ्वीराज रासो। इसको रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, किन्होंने लिखा? चंद्रवर बाई ने। इसके प्रमुख काव्य और कौन कौन से हैं? तो बिसल देव रासो, खुमान रासो। इसमें होता क्या है सर? इन सारी रचनाओं में इस बात को ध्यान में रखेंगे, हुआ क्या है, इन रचनाओं में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। देखिए सबको पता होना चाहिए अतिशयोक्ति क्या होता है। बढ़ा चढ़ाकर जब हम किसी चीज की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो उसको अतिशयोक्ति कहते हैं, है ना। जो है उससे बहुत ज्यादा, उससे अतिशयोक्त, है ना।
उससे बहुत ऊपर बढ़ा चढ़ा कर जब हम लोग वर्णन करते हैं तो वो होता है अतिशयोक्ति। तो इन रचनाओं के में कवि यही करते थे, वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे, जिस राजा के दरबार में रहते थे, बस उसी का गुणगान करते रहते थे। समझिए कि उनका तोता की तरह उनका ही गुण गाते रहते थे। तो इस तरह की बात है सर। दूसरी बात कि इन शैलियों में जो भी ये सारी रचनाओं में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है, डिंगल और पिंगल, इन सबको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के लेसन्स में, आगे के वीडियोस में। इन सारी रचनाओं में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही छंद की बात हुई हो या सेम छंद सब में चल रहा हो, नहीं। बहुत जगह पे आप देखेंगे कि भाषाएं भी बदल गई, छंद भी बदल गए, शैली भी बदल गई। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज, शैली जो भी होती है ना, शैली, छंद, इन सब का प्रयोग हुआ है। तो ये बात हुई हमारे रासो साहित्य की। दूसरा पार्ट कौन सा है, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य विभिन्न धर्मों के आधार पर डिफाइन किया गया था, इनको डिफ्रेंशिएट किया गया था। तो धार्मिक साहित्य को भी आगे चलकर 3 भाग में हम लोग देखेंगे, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य। तो ये होगी बातें धार्मिक साहित्य की। हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं आगे के वीडियोज में। देखिए, आदिकाल के प्रमुख कवियों की बात होगी तो हम लोग विद्यापति, अमीर खुसरो साहब, दलपति विजय और नरपित नाल्ह जी की बात करेंगे। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि रहे हैं। इनका जो रचना होता था उसमें क्या नजर आती है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसको कहते हैं सर, तो श्रृंगार रस में ज्यादातर हमें प्रेम रस देखने को मिलेगा, है ना, रोमांटिसिज्म जिसको कहते हैं। और उसमें क्या मिला हुआ रहेगा, भक्ति। जैसे कि भगवान को रोमांटिक वे में ये दिखाते थे विद्यापति जी, जैसे राधा कृष्ण, इनका प्रमुख काव्यों के अगर आप देखें तो राधा कृष्ण, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, इन सब में आपको क्या नजर आएगा, भगवान को एज ए हीरो उन्होंने लिया है और उनके बीच के रोमांस को इन्होंने भक्ति भाव से भरकर दिखाया है। तो इसको भी डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ जो कुछ भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के वीडियोस में, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इजी वे में। तो बेहतर होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अप टू डेट रहें। दूसरे कवि हैं अमीर खुसरो साहब। इनकी जो ये रही है सबसे बड़ी बात, वो क्या है कि इन्होंने लोक साहित्य किया है सर। लोगों के बीच की भाषाओं को अपने साहित्य में लाया है, जैसे पहेलियाँ, मुकरियाँ, जिसमें कि आम जो जनता होती है वो आपस में बातचीत करती थी, उस भाषा को उठाकर इन्होंने साहित्य के में रख दिया। जैसे खरी बोली की बीज इन्होंने ही डाली थी। इसका बीजारोपण अगर पूछा जाए कि खरी बोली की बीजारोपण किसने की थी, तो अमीर खुसरो साहब ने की थी। इनका प्रमुख काव्य आप पढ़े, किस्सा, चाहा दरवेश, खालिक बाड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप पढ़ेंगे, इसको जानेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरे जो कवि है बहुत ही महत्वपूर्ण है दलपति विजय। इन्होंने जो भी काव्य किया है, जैसे इनका प्रमुख काव्य है खुमान रासो, रासो साहित्य का बहुत ही प्रमुख काव्य खुमान रासो। इसमें जो भाषा इन्होंने यूज किया है वो है राजस्थानी हिंदी। इसको राजस्थानी हिंदी क्यों कहेंगे, क्योंकि वो है तो हिंदी ही, लेकिन वो अभी राजस्थान की जो भाषा थी, जो बोलचाल की भाषा थी, उसकी उसमें एक झलक नजर आती है ना, तो इसलिए उसको कहते हैं राजस्थानी हिंदी। चौथे कवि हमारे नरपति नाल्ह साहब। तो इन्होंने जो काव्य लिखा है बिसल देव रासो, देखिए बिसल देव रासो भी हमारे प्रमुख काव्य है रासो साहित्य का, याद रखेंगे। रासो साहित्य में 3 प्रमुख काव्य, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और बिसल देव रासो। तो बिसल देव रासो को हिंदी भाषा जो कि अपभ्रंश हिंदी है उसमें लिखा गया है और ये नरपति नाल्ह साहब ने लिखा है। तो देखिए आज के लिए हम लोगों ने अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है आदिकाल को एज ए ओवरव्यू देख लिया है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, जो कि मध्यकाल है हमारा, भक्तिकाल और रीतिकाल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही आदिकाल को भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।